गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ मसू साहिब, हमारे साइकाट्रिक नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज हम आगे बातचीत करेंगे ईसीटी के बारे में। ईसीटी क्या है उसके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ईसीटी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी। ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी मतलब हम कोई बाहर से एक इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक शॉक देंगे इसकी वजह से जो बॉडी में एबनॉर्मल मैकेनिज्म है वो नॉर्मल मैकेनिज्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू। ये एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, कंट्रोल्ड मतलब एक डिसाइड किया होता है कि हम वोल्टेज जो है ना, आगे पढ़ेंगे, वोल्टेज डिसाइड किया होता है। वो वोल्टेज ही हम इतने वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू द ब्रेन से हम पास करेंगे अंडर जनरल एनेस्थेसिया। ठीक है, कि जिससे पेशेंट को क्या हो जाए, एक सीजर प्रोड्यूस हो, और कैसा? थेरापेटिक सीजर। ठीक है, कब पहले इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1938 में कार्लेटी एंड बीनी, ये दो है फाउंडर, जिन्होंने सबसे पहले जो कैटाटोनिक पेशेंट था उसके ऊपर ईसीटी का यूज किया था। कैटाटोनिक हम आगे पढ़ेंगे। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया एक कंडीशन आती है जिसमें एब्नॉर्मल मूवमेंट करता है पेशेंट। ठीक है, अब सोचो कि 1938 में ईसीटी है, उससे पहले लोग क्या करते होंगे? तो उस टाइम क्या करते थे, 1927 में इंसुलिन शॉक थेरापी यूज होता था। मतलब पेशेंट को इंसुलिन देते थे, पर्टिकुलर जितने यूनिट डिसाइड करता था डॉक्टर, तो इतने इंसुलिन देते थे। इंसुलिन देने के बाद क्या होता था कि सडनली पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता था, और जब पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता था तो उस टाइम पे क्या होता था, पेशेंट शॉक में जाता था। तो इंसुलिन शॉक थेरापी थी। बट उसके बाद 1938 में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला कार्लेटी और बीनी ने सबसे पहले कैटाटोनिक पेशेंट पे यूज किया है। अब दो टाइप की ईसीटी आती है। ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी एंड मॉडिफाइड ईसीटी। एक होता है डायरेक्ट ईसीटी और एक होता है मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी पहले बहुत यूज होता था, कि जिसमें हम एनेस्थेटिक एजेंट है उसका यूज नहीं करते थे, या तो कोई मसल रिलैक्सेंट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें साइड इफेक्ट ज्यादा थी, क्योंकि आप सोचो कि आप एनेस्थीसिया भी नहीं यूज कर रहे हो, आप मसल रिलैक्सेंट भी यूज नहीं कर रहे हो, सो उसमें ज्यादा साइड इफेक्ट होने के चांसेस थे, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, टीथ डिसलोकेशन हो गया। ठीक है, मॉडिफाइड ईसीटी, ठीक है, इसको मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जो हमने आगे पढ़ा था, तो उसके अंदर भी मॉडिफाइड ईसीटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम एनेस्थेटिक एजेंट और मसल रिलैक्सेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या कैसे वर्क करता है, ईसीटी कैसे वर्क करता है? तो एक तो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया। ठीक है, तो ये भी जो सारे न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें चेंजेस ला देता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्लड ब्रेन परमिबिलिटी। ब्लड में ज्यादा जो परमिबिलिटी है ब्लड की, जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो कई बार क्या है कि ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचना जरूरी है। सेरेब्रल मेटाबॉलिक जो रेट है वो इंक्रीज कर देता है, और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कई बार कर देता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझना जरूरी है कि ईसीटी कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद हम ईसीटी जो है उसके लिए हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। जैसे कि हम वायरिंग लगाते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे लगाते हैं, तो ऐसे वायरिंग लगाना है। कहाँ पे लगाना है, इसके भी अलग अलग टाइप्स है। तो जो इलेक्ट्रोड का जो प्लेसमेंट है वो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड प्लेस कैसे करना है। तो दो टाइप के आता है, एक होता है बाइलेटरल और एक होता है यूनिलेटरल। जैसे कि अपना स्कल है, ब्रेन है, ठीक है, तो अगर दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रोड हम प्लेस करेंगे तब उसको बोलेंगे बाइलेटरल। अगर जो स्कल है तो एक ही साइड अगर हम इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे तो हम उसको बोलेंगे यूनिलेटरल। ठीक है, तो बाइलेटरल मतलब क्या होता है, थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं थोड़ा। बाइलेटरल मतलब बोथ साइड ऑफ स्कल, जबकि ये एक ही साइड होता है। ठीक है, क्या है ये, बहुत इफेक्टिव है, फास्ट एक्टिंग भी है, और इमरजेंसी कंडीशन में हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो बाइलेटरल में कौन से दो टाइप है, एक होता है बाई टेम्पोरल, दोनों टेम्पोरल बोन जो है उसमें लगा सकते हैं, या तो बाई फ्रंटल, ठीक है, दोनों जो फ्रंटल बोन है उसमें भी हम लगा सकते हैं। तो बाई टेम्पोरल मतलब मोस्ट कॉमन यूज कौन सा करते हैं, बाई टेम्पोरल करते हैं, हाईली इफेक्टिव है प्लस फास्टेस्ट भी है, बट इसमें क्या है कि मैक्सिमम कॉग्निटिव साइड इफेक्ट है, इसमें कॉग्निटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, किसमें, बाई टेम्पोरल में, तो ये याद रखना है। बाई फ्रंटल में क्या है कि कॉग्निटिव और जो मेमोरी साइड इफेक्ट है ये थोड़ा कम है, ठीक है, फ्यूअर कॉग्निटिव एंड मेमोरी साइड इफेक्ट वो थोड़ा कम है, बाई टेम्पोरल में थोड़ा साइड इफेक्ट ज्यादा है। यूनिलेटरल में क्या है, यूनिलेटरल में हम देखते हैं कि यूनिलेटरल कितना इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा हम यूनिलेटरल भी करते हैं, तो राइट साइड हम ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि राइट साइड यूज करेंगे ना तो जो मेमोरी लॉस है ना वो चांसेस कम रहता है मेमोरी लॉस होने का, इसलिए हम राइट साइड ज्यादा यूज कर सकते हैं। मोस्टली यूज नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है, यूनिलेटरल, ठीक है। बेटर कॉग्निटिव प्रोफाइल, देखो बाई टेम्पोरल हमने पढ़ा वो भी यूज होता है, बट उसमें क्या है कि कॉग्निटिव जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा है, ठीक है, जबकि राइट साइड जो प्रिफरेबल है ना वो कम है, तो बेटर कॉग्निटिव प्रोफाइल है उसमें, इसलिए ज्यादा सबसे ज्यादा हम क्या यूज कर सकते हैं, राइट साइड जो है स्कल का जो राइट साइड यूनिलेटरल वो ज्यादा यूज करते हैं हम। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है अल्ट्रा ब्रीफ पल्स ईसीटी, ये एक यूनिलेटरल का ही टाइप है, बट इसमें कॉग्निटिव साइड इफेक्ट बहुत कम होती है, ठीक है, और फास्ट रिकवरी भी होती है, ठीक है। इसमें पल्स मतलब ये एकदम फास्ट एक पल्स जनरेट करते हैं कि इतने टाइम का ही सीजर देते हैं, 0.25 टू 0.3 मिली सेकंड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, अगर स्कल के दोनों साइड लगाएंगे तो बाइलेटरल, स्कल के एक ही साइड लगाएंगे तो यूनिलेटरल। बाइलेटरल में भी दो टाइप है, बाई टेम्पोरल, बाई फ्रंटल। बाई टेम्पोरल ज्यादा यूज करते हैं हम, अच्छे से ज्यादा यूज करते हैं, बट इसका हाईली इफेक्टिव भी है बट साइड इफेक्ट भी ज्यादा है। बाई फ्रंटल साइड इफेक्ट थोड़ा कम है, जबकि यूनिलेटरल सबसे मोस्ट कॉमन यूज कर सकते हैं हम राइट साइड यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है, मेमोरी लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब जब हम ईसीटी देंगे तो क्या मैकेनिज्म रहेगा, मतलब बॉडी में क्या चेंजेस रहेगा, तो जब भी हम सीजर इंड्यूस करेंगे, कौन सा सीजर हम इंड्यूस करते हैं, जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर, ये याद रखना, ये एमसीक्यूएस में आता है, ठीक है। एमसीक्यूएस पूछ सकते हैं कि इंड्यूस मतलब कौन सा सीजर आप प्रोड्यूस करते हो ईसीटी में, पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर, सिंपल कॉम्प्लेक्स सीजर, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसको ग्रानुअल सीजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, प्लांटर एक्सटेंशन होगा, क्या होगा, आपका जो पाव जो है ना वो एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसे आगे की तरह झुक जाएगा, ठीक है, तो प्लांटर एक्सटेंशन हो जाएगा सडनली। उसके बाद क्लोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये क्लोनिक फेज है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन क्लोनिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और फिर डिसअपियर हो जाएगा, जो सीजर हमने प्रोड्यूस किया था वो सीजर एटलीस्ट 25 सेकंड के लिए देते हैं हम, अगर 180 सेकंड से ज्यादा दे दिया आपने तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग सीजर, जिसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। सो स्टेटस एपिलेप्टिकस मतलब एक साथ बहुत सारी सीजर प्रोड्यूस होती है एक ही टाइम पे, ठीक है। और जब स्टेटस एपिलेप्टिकस है उसका ट्रीटमेंट क्या है, रेक्टल डाइजेपम या तो आईवी भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है आईवी फॉर्म, तो नहीं तो रेक्टल डाइजेपम भी अच्छी चॉइस है। आगे हमने पढ़ा था कि कितने वोल्टेज का हम सीजर प्रोड्यूस करेंगे, तो जनरली 70 टू 120 जो वोल्टेज है वो यूज करते हैं, 0.2 टू 1 सेकंड की टाइम के लिए ही उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम तक अगर किसी इंसान को आप दे दोगे ना ईसीटी ज्यादा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम सीजर हो जाएगा, इसलिए 0.2 टू 1 सेकंड 70 टू 120 जो वोल्ट है इतना वोल्टेज देते, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन में हम यूज करेंगे, तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें सुसाइडल रिस्क हो, तो उसमें आपको 6 से 12 सेसेशन होता है, ऐसे सेसेशन होते हैं, वीकली होती है या तो 2 वीकली होती है, जो भी साइकाट्रिस्ट जो है ना आपके डॉक्टर जो डिसाइड करता है। फिर अगर मेनिया वाला पेशेंट है, सीजोफेनिया है या तो कैटाटोनिया है पेशेंट को, डेलीरियम है पेशेंट को, तो इसमें हम क्या है ईसीटी यूज करते हैं, ठीक है। ये जो कैटाटोनिया डेलीरियम ये है ना, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, ये इंडिविजुअल जब हम डिजीज डिस्कस करेंगे ना तब वो देखेंगे।
कॉन्ट्राइंडिकेशन, नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऐसा तो नहीं कोई कंडीशन की इसमें नहीं करना है, ऐसा तो है ही नहीं, बट रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि ऐसी ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है कि उसमें हम न करें वही बेहतर है। जैसे ब्रेन में कोई लीजन हो गया, सीएनएस लीजन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया है 25 mmHg से अगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो हम उसमें नहीं देंगे। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या तो स्ट्रोक्स की हिस्ट्री है पेशेंट को, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, अगर रेटिनल डिटेचमेंट है, या तो कोई पल्मोनरी डिजीज है जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है, तो कोई भी कंडीशन है उसमें ज्यादातर बेहतर है कि हम ईसीटी अवॉइड करें। एडवर्स इफेक्ट क्या रहते हैं हम देखेंगे कि क्या क्या साइड इफेक्ट रहता है। तो बोला मेमोरी इम्पेयर होता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट होगा, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आफ्टर द ईसीटी, तो मेमोरी इम्पेयरमेंट, ठीक है, बट ये रिकवरी हो जाती है 6 to 8 आवर्स में, ये रिकवरी 6 to 8 आवर्स में हो जाती है। रिट्रोग्रेड एमनेशिया देखने को मिलता है, ठीक है। एक होता है एंटेरोग्रेड, एक होता है एंटेरोग्रेड, एक होता है रिट्रोग्रेड, ठीक है। एंटेरोग्रेड मतलब कोई भी सिचुएशन हुई है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हुई है सोचो कि, तो उसके बाद का जो है ना, यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये एक्सीडेंट होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, कौन आपको अस्पताल लाया, क्या हुआ, वो पता नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एंटेरोग्रेड एमनीशिया। और अगर कोई इंजरी हुई है सोचो कि, तो उससे पहले की कि आप कैसे गिर गए, कैसे बाइक आया था, इसने आपको एक्सीडेंट किया था, मतलब जब भी एक्सीडेंट होता है उसके पहले की चीज हमें नहीं मालूम होती कि कैसे हो गया, तो उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनेशिया। तो ऐसे ईसीटी जिस पेशेंट को देते हैं ना, उस पेशेंट में भी ऐसे होता है कि रिट्रोग्रेड एमनेशिया ज्यादा देखने को मिलता है। फिर हेडेक होता है, कंफ्यूजन, डेलीरियम, कई बार फ्रैक्चर भी होता है बट बहुत लेस चांस है, ठीक है। ठीक है, क्या प्रोसीजर है हम अब इसके बारे में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ईसीटी करते हैं तो क्या क्या हम करेंगे। तो 3 टाइप की केयर है, ईसीटी के पहले, के ईसीटी जब देंगे उस टाइम पे, और ईसीटी के बाद में, ठीक है। ईसीटी के पहले क्या करोगे, कंसर्न लेना जरूरी है। जो भी कुछ मेडिकेशन है जो हमें विथहोल्ड करना है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, लिथियम, ठीक है, इसको 2 दिन पहले ही बंद कर देना है। बेंजोडाइजेपाइन, क्लोजेपाइन, लिडोकेन, ये जो सारी ड्रग है उसको विथहोल्ड कर देना है। पेशेंट को नील पर ओरल रखना है 6 to 8 आवर्स। बोवेल एंड ब्लेडर को एम्प्टी कर देना है, जो भी आर्टिकल ज्वेलरी है रिमूव कर दो, हेयर शैम्पू कर दो, ठीक है। पेशेंट के माउथ को भी चेक करना है, कई पेशेंट आर्टिफिशियल जो यूज करते हैं ना, वो टीथ के लिए डेंचर यूज कर सकते हैं। आईवी लाइन डाल दो, प्री मेडिकेशन लगा दो, ठीक है, और जो भी बेसलाइन वाइटल साइन है वो चेक कर देना है, ठीक है। मेडिकेशन में देखना है कि कौन कौन सी प्री मेडिकेशन देते हैं हम, ठीक है। तो मेडिकेशन देखो, प्री मेडिकेशन में सबसे पहले क्या देंगे, O2 देना है, 100% O2 दो, कितना, 5 लीटर पर मिनट, मतलब जैसे डॉक्टर ऑर्डर हो, बट नॉर्मली हम 5 लीटर पर मिनट 100% O2 रखेंगे 3 to 5 मिनट के लिए। एट्रोपिन सबसे पहले देंगे, कौन सा प्री मेडिकेशन अब सबसे पहले देंगे, एट्रोपिन मोस्ट कॉमन यूज होता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, 0.3 to 0.6 mg बिफोर 30 मिनट, ठीक है। बिफोर प्रोसीजर जब स्टार्ट करोगे उससे 30 मिनट पहले आपको 0.3 to 0.6 mg, 0.6 mg मतलब 1 ml का वायल आता है ना, उसमें 0.6 mg आता है, तो सोचो कि 1 ml हम 30 मिनट से पहले देंगे। इसका रेशनल क्या है, क्यों एट्रोपिन देते हैं, क्योंकि वो जो आपके बॉडी के सिक्रेशन है वो क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक, ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है ना, उसका काम क्या होता है, बॉडी में सिक्रेशन प्रोड्यूस करना, इसलिए हम क्या देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक, जो सिक्रेशन को क्या करे, रिड्यूस कर दे। अगर एट्रोपिन अवेलेबल नहीं है तो ग्लाइकोपायरोलेट, वो भी एक एंटीकोलिनर्जी की ड्रग है, ठीक है, 0.2 to 0.4 mg IV दे सकते हैं। एट्रोपिन देंगे, उसके बाद कौन सा देंगे, एनेस्थेटिक एजेंट देंगे, क्या देंगे, फर्स्ट कौन सा देंगे, एट्रोपिन, सेकंड कौन सा देंगे, एनेस्थेटिक एजेंट। बहुत सारे एनेस्थेटिक एजेंट अवेलेबल है, बहुत सारे यूज कर सकते हैं हम, बट कोई किसकी साइड इफेक्ट अच्छी है, मतलब जो कम रिस्की हो, तो वो ज्यादा हम क्लिनिकल में इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो एनेस्थेटिक एजेंट है जैसे कि थायोपेंटाल सोडियम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने ट्रूथ टेस्ट, मतलब ये सच बोलने का काम आते हैं, मतलब जो जेल के कैदी होते हैं ना, जिनका नार्को टेस्ट करना होता है, तो इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, और थायोपेंटाल सोडियम
का यूज करना है। बट कई बार ये है कि थायोपेंटल सोडियम की वजह से पेशेंट को सडन हाइपोटेंशन भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये रिस्की भी है। दूसरा है मेथोहेक्सिटाल, ये मोस्ट कॉमन यूज होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा यूज हो रहा है ईसीटी में, तो मेथोहेक्सिटाल, क्योंकि उसका ड्यूरेशन भी शॉर्ट है। और जो एरिथमिया है, ठीक है, जो हार्ट रेट के डिसऑर्डर है, एरिथमिया, जो हार्ट रिदम में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम बोलते हैं एरिथमिया, ठीक है। तो एरिथमिया होने के चांस भी बहुत कम है। 1 mg/kg याद रखना है, 1 mg/kg हम देते हैं। फिर दूसरा कैटामाइन भी आता है, इटोमिडेट भी है, प्रोपोफल भी है। इटोमिडेट जनरली ईटी इंट्यूबेशन में हम ज्यादा यूज कर सकते हैं अगर एडल्ट साइड में यूज अगर आप देखो तो। प्रोपोफोल मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है कि जो व्हाइट क्लाउडी फॉर्मेशन में आता है, तो व्हाइट क्लाउडी फॉर्म में कौन सा होता है, प्रोपोफोल। आप जब उसको 10 ml की सीरीज में अगर आप उसको डाइल्यूट करोगे ना, तो एकदम व्हाइट व्हाइट बबल टाइप होगा, व्हाइट फॉर्मेशन होगा, व्हाइट क्लाउडी होगा एकदम, ठीक है। तो एनेस्थेटिक एजेंट दे दिया और उसके बाद फिर 1 से 2 मिनट आपको वेट करना है और उसके बाद तीसरी मेडिकेशन कौन सी देनी है, मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। कौन सी मसल रिलैक्सेंट, सक्सिनाइल कोलाइन मोस्ट कॉमन यूज होता है, वो भी 1 mg/kg। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग डीपोलराइजिंग एजेंट है, ये क्या है, डीपोलराइजिंग एजेंट, ये फार्मेकोलॉजी में आएगा, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट में अलग अलग टाइप होता है, डीपोलराइजिंग एजेंट, नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट, ठीक है। बट इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये हाइपरकैलेमिया कर देता है, क्या करता है, हाइपर कैलेमिया कर देता है। फिर भी चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा है, सक्सिनाइल कोलाइन, एट्राक्वेरियम है, वेकुरोनियम है, ये सारी मसल रिलैक्सेंट ड्रग आती है, ठीक है। तो ये याद रखने की प्री मेडिकेशन हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एट्रोपिन फर्स्ट ड्रग देते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं और उसके बाद मसल रिलैक्सेंट देते हैं, ठीक है। चलो अब ईसीटी कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या करना है, तो बोल रहा है पोजीशन चेक करना है, फ्लैट पोजीशन एकदम देना है पेशेंट को, क्या है, पेशेंट को फ्लैट पोजीशन रखना है, O2 एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वाइटल साइन तो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ नहीं है, वाइटल साइन तो मॉनिटर करना ही है, अपने टीम मेंबर को सपोर्ट करना है और एयरवे पैटर्न ही चेक करना है कि एयरवे पैटर्न है कि नहीं। पोस्ट ईसीटी केयर क्या करोगे, तो रिकवरी पोजीशन देंगे पेशेंट को, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन होगा, ठीक है, तो वो देंगे। वाइटल साइन तो करनी ही है। रीओरिएंट द पेशेंट, ये आफ्टर ईसीटी मोस्ट प्रायोरिटी है, ये क्या है, प्रायोरिटी। अगर एग्जाम में आता है ना, व्हाट इज द इमीडिएट प्रायोरिटी आफ्टर ईसीटी केयर, तो अगर इमीडिएट ईसीटी हो गया, ईसीटी केयर, इमीडिएट ईसीटी केयर क्या होगा आपका, रीओरिएंट द पेशेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटी। पेशेंट को रीओरिएंट करवाओ कि हाँ तुम हॉस्पिटल में हो, अभी इतने बजे है, ठीक। फिर सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है और डॉक्यूमेंटेशन तो नर्स को भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आज ईसीटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा, बट ईसीटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।